जय श्री कृष्णा। यूनिक यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार फागुन मास प्रकृति में अपनी छटा बिखेर रहा है, जिस प्रकार होली के रंग प्रकृति को रंग देते हैं, उसी प्रकार यह रंग आपके और आपके परिवार के जीवन में स्वस्थता, खुशियां और बरकत का वरदान लेकर आए, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। कहानियां तो आप सबने बहुत पढ़ी होंगी, बहुत सुनी होंगी, किंतु यूनिक ज्योतिष संस्थान के पास ऐसी हजारों कुंडलियों का विश्लेषण है, जिनके माध्यम से हम आपको एक दिशा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम आपसे जिस भी बारे में बात करेंगे वो एक काल्पनिक कहानी या शिक्षाप्रद कहानी नहीं है। वो वास्तविक में वो व्यक्ति का हमने ज्योतिष कुंडली विश्लेषण किया है, उस व्यक्ति के जीवन का सार उसने हमें स्वयं से बताया है। उसी के आधार पर हम आपको एक दिशा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी युवती की बात कर रहे हैं जो अपनी 21 साल की उम्र में विवाह करती है। विवाह की कुछ वर्षों के उपरांत उसके घर एक कन्या का जन्म होता है और उस कन्या को वह युवती एक जाने माने प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षा दिलवाती है, एक अच्छी इंस्टीट्यूट में उसे कोचिंग दिलवाती है। उस युवती का रंग रूप अति सुंदर और धन ऐसा कि उसे ही मालूम नहीं होता था कि उसके पर्स में कितने रुपए रखे हैं, घर में कितने रुपए रखे हैं और कितने खर्च हो रहे हैं। जो भी वस्त्र वह खरीदती वह ब्रांडेड खरीदती। जब वह मार्केट जाती तो देखने वालों की आंखें चुंधिया जाती। आस पड़ोस के लोग उसके इस ऐशो आराम से ईर्ष्या करते और प्रभु से कामना करते कि हमें भी ऐसा भाग्य दीजिए। उस युवती ने उस दौर में कभी धरती पर कदम ही नहीं रखे। यदि वह अपनी उच्च स्तरीय गाड़ी से शॉपिंग करने नहीं जा सकती थी, तो जो सामग्री उसे चाहिए, उसे ज्वेलरी चाहिए, तो ज्वेलर्स उसके घर पर आते थे अपनी ज्वेलरी की प्रदर्शनी के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह स्त्री एक ही बार में अच्छी खासी ज्वेलरी खरीद लेगी। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अब आप लोग भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे और भगवान से कहते होंगे कि क्या कर्म की है, इसने इतना अच्छा जीवन जी रही है, हमारे कर्म क्यों खराब हैं, हम ऐसे ऐशो आराम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो अब कहानी के दूसरे पहलू पे आते हैं। इसी कहानी के, ये कहानी आपके लिए है, किंतु ये वास्तविकता है। इस स्त्री की जन्म कुंडली का विश्लेषण मैंने किया है, इस स्त्री की फेस रीडिंग, पॉल्मिस्ट्री सब मैंने विश्लेषण किया है, और इस स्त्री ने स्वयं मुझे संक्षिप्त से अपने जीवन के बारे में भी मेरी भविष्यवाणी को तर्कसंगत ठहराया है। इस कहानी का दूसरा पहलू यह है, जब यह कन्या थी तो बचपन में ही इसकी माता की मृत्यु हो जाती है। माता के अभाव में इसकी मौसी इसका पालन पोषण करती है और एक ठीक ठाक सी मिडिल क्लास फैमिली। 21 साल की उम्र के आसपास इसकी मौसी इसका एक गांव की सरपंच से विवाह कर देती है। अपनी ओर से वो एक धनाढ्य और संपन्न परिवार देखते हैं, तो उन्हें सरपंच का परिवार उपयुक्त लगता है। किंतु विवाह के 2 साल के दौरान ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु भी बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में। आज तक यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि यह हत्या थी या मृत्यु थी।
स्वाभाविक मृत्यु, मृत्यु से मेरा कहने का मतलब है। आज तक यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। उन 2 सालों के भीतर भीतर इसकी कन्या का जन्म हो चुका था। अपने पति की मृत्यु के 3 वर्षों के उपरांत यह स्त्री किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है। उस पुरुष के भाई बहन कुछ भी नहीं थे, वो एक अकेला लड़का था जहां ये कन्या विवाह करती है। अपना विवाह के 1 साल के दौरान ही यह स्त्री उस पुरुष से तलाक ले लेती है और कुछ समय में तलाक की एवज में इसे एक अच्छे खासे धन की प्राप्ति करती है और अपनी कन्या के साथ एक घर लेकर अपना जीवन यापन करने लग जाती है। कुछ समय के उपरांत यह कन्या फिर विवाह करती है। इस कन्या का तीसरा विवाह 29 वर्ष की आयु में एक 60 वर्ष के पुरुष से होता है। इस दौरान इसकी कन्या भी 7 से 8 वर्ष की हो चुकी होती है। इस विवाह का उद्देश्य मात्र और मात्र धन था। यह स्त्री उस पुरुष से कुछ समय के दौरान ही उसकी जमीन जायदाद के कागज अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेती है और उस पुरुष को यह कहती है कि वो खुद से तलाक दे दे, अन्यथा वो उसे किसी झूठे केस में उलझा देगी। शर्म इज्जत के दबाव में या किसी भी कारण से आप कह सकते हैं डर से, वह पुरुष इस स्त्री से अलग रहने लग जाता है। अब सर्वप्रथम अपने सरपंच पति की धन की प्राप्ति किसी होती है, उसके उपरांत दूसरे तलाक से इसे धन की प्राप्ति होती है, उसके उपरांत तीसरे व्यक्ति तो एक प्रकार की ठगी का शिकार होता है जो इस स्त्री के जाल में फंस जाता है। किंतु इस स्त्री को कुछ भी पाप का एहसास नहीं होता। यह अपनी चतुराई पर अभिमान करती है कि किस प्रकार मैंने अपनी चतुराई से एक अच्छे खासे जमीन जायदाद और धन को प्राप्त किया है, और फिर अपनी कन्या को एक उच्च प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन करवाती है, अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाती है और अपनी तरफ से प्रयास करती है कि वो अपनी कन्या का एक बेहतर जीवन दे सके। किस चीज के बल पर? मात्र उस धन और जायदाद के बल पर। किंतु जो इसने कर्म किए, क्या वो इसकी संतान को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे? और अचरज की बात यह है कि इस कन्या की, इस स्त्री की जो कन्या संतान थी, वह इन तीनों पुरुषों में किसी की संतान नहीं थी। यह हमें तब मालूम हुआ जब पूजा के दौरान हमने उनसे कन्या के पिता का नाम संकल्प करने हेतु कहा, तो उन्होंने निर्भीकता से स्पष्ट रूप से हमें जानकारी दी। उन्हें यह एहसास कब होता है? जब उनके घर से 5 लाख रुपए गुम हो जाते हैं, तब उन्हें इस चीज का एहसास होता है। वो हमारे पास आते हैं कि घर से 5 लाख रुपए गुम हो गए। तो ग्रहों के विश्लेषण के आधार पर हमने उन्हें कहा कि यह 5 लाख रुपए आपके घर से ही किसी प्राणी ने लिए हैं। तो वो कहते हैं कि असंभव है, क्योंकि उनके घर में तो मात्र वो और उनकी पुत्री हैं और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, तो ऐसा क्यों करेंगे? वो हमें, हमारी बात को इग्नोर कर देते हैं अपने मुंह में। किंतु कुछ समय में वो कन्या घर से भाग जाती है और 3 दिन बाद पुनः वापस आ जाती है। कन्या होने के कारण इस बात को कवर अप कर दिया जाता है।
किंतु ऐसा कितनी बार हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। एक वर्ष के भीतर भीतर 5 बार ऐसा हो जाता है। और उस स्त्री को, जिसकी वह कन्या थी, दिमागी परेशानी के कारण पागलपन का शिकार हो जाती है और एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दी जाती है। अब वह कन्या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह करने लग जाती है, जो उस स्त्री की कन्या थी। किंतु कुछ ही समय में उस स्त्री को बेड सोल हो जाते हैं, वो बेड से उठने लायक नहीं रहती है, उसका शरीर गलने लग जाता है, कीड़े हो जाते हैं और इसी तरह तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है। और वह कन्या, जो उसकी कन्या थी, इस दौरान अपनी इच्छा से एक विवाह करती है। जहां वह विवाह करती है, वो अपने से अलग जाति में विवाह करती है और विवाह के 6 महीने उपरांत ही, विवाह के 6 महीने के उपरांत ही उसका पति उससे अलग हो जाता है। क्योंकि 6 महीने में उसके पास जो जायदाद, धन संपत्ति, जो कुछ भी था अपनी माता का दिया हुआ, वह सब एक प्रकार से खत्म हो चुका होता है। अब वो उन्होंने अपने नाम ट्रांसफर किया या उसे बेचकर मौज मस्ती की, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता हूं। तो देखिए, जब उस स्त्री का वो दौर होगा, जिसने वो दौर देखा कि वो मार्केट में घूम रही है, अपने बच्चे को अच्छे शिक्षण संस्थान में दाखिला करा रही है, अच्छे वस्त्र, ज्वेलरी दिलवा रही है, वो सब जीवन किसी भी देखने वाले को आकर्षित करेगा और वो ऐसे जीवन की कल्पना करेगा। किंतु इसका दूसरा दौर कितना भयावह है। अब इस सब में वह स्त्री ब्राह्मणों के पास भी गई, ज्योतिष के पास भी गई। यह उस स्त्री की कुंडली है। इनके सप्तम भाव में शनि केतु नीच का है। लगन में चंद्र राहु का चंद्र ग्रहण दोष है। अब ज्योतिषी क्या कर रहा है कि चंद्र और राहु की युति से बन रहे चंद्र ग्रहण दोष की पूजा कीजिए, इससे आपका जीवन ठीक हो जाएगा। किंतु उस ज्योतिषी का यह फर्ज था कि उन्हें मार्गदर्शन दे कि यह चंद्र और राहु आपको भ्रमित करते हैं। आप में विशेषता तो है, आप में विशेषता है कि आप अत्यधिक चतुर है, पर यह चतुराई आपको छलिया बना रही है, आप छल की तरफ चले जाएंगे। शनि केतु की युति आपके दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर रही है, क्योंकि शनि नीच का है सप्तम भाव में। तो शनि केतु की शांति एक अलग विषय है, किंतु ज्योतिष को मार्गदर्शन देना चाहिए था कि आप अपने वैवाहिक जीवन में समर्पण भाव दीजिए, ईमानदारी से अपने वैवाहिक जीवन का निर्वहन कीजिए। क्योंकि इन्होंने अपने प्रथम विवाह के उपरांत ही एक अनैतिक रिश्ते से कन्या को जन्म दिया था, तो क्या उसके पति की आयु पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जाने अनजाने में यह स्त्री ही अपने प्रथम पति की मृत्यु का कारण बन गई। आज के समय में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी संतान के पालन पोषण को मात्र यही समझता है कि अच्छे शिक्षण संस्थान में, अच्छे इंस्टीट्यूट में महंगी से महंगी पढ़ाई दी जाए, उसे डांस सिखाया जाए, एक्टिविटी सिखाई जाए। किंतु कर्मों का बोझ जो आपके उसके सिर पर ला देंगे, वो उसके जीवन को निर्धारित करेगा। यह पढ़ाई और यह एक्टिविटीज मात्र एक दिशा दे सकते हैं, जीवन निर्धारित नहीं कर सकते। उसका जीवन का निर्धारण उसके माता पिता के कर्म करेंगे। यह तो रही उस स्त्री की बात। अब यहाँ ज्योतिष का क्या योगदान है? हाँ,
यदि ज्योतिष को एक जीपीएस की तरह इस्तेमाल किया जाए कि यह आपके जीवन का नकारात्मक पहलू है, आपके जीवन की इस दौर में इस समय पर यहाँ गड्ढा है, आप सावधानी रखिए, आप अपनी इन कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए, यह मार्गदर्शन ज्योतिष से होता है। मात्र पूजा कर देने से यह कार्य संभव नहीं हो सकता। इस स्त्री ने अपने जीवन में अनेक पूजा करवाई, किंतु इसको मार्गदर्शन की कमी का अभाव रहा। इसको किसी ने यह नहीं कहा कि आप छलिया मत बनिए, आप अपनी चतुराई का दुरुपयोग मत कीजिए, जो चंद्रमा और राहु की लगन में युति के कारण इसको मिली। चंद्र और राहु की तुला लगन के अंदर युति इसे अनुपम सौंदर्य दिया। यह ज्योतिष का मार्गदर्शन कार्य था कि आप अपनी सुंदरता पे इतराइएगा मत, यह सुंदरता ही आपके जीवन को पथ भ्रमित करेगी। सप्तम भाव में नीच का शनि और केतु कि आप अपने गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में समर्पण और ईमानदारी से चलिएगा, अन्यथा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। उसके उपरांत पूजा समझ में आ सकती है, क्योंकि व्यक्ति को इच्छा तो बनाइए ना, उसे बताइए कि उसकी कहाँ कमी है, क्या उसकी श्रेष्ठता है, उसके जीवन की कौन सी चीज एनिमी है, ऐसी कौन सा दौर है, ऐसी कौन सी चीज है जो उसको और उसकी संतान के भविष्य को अंधेरे की तरफ ले जाएगी, और ऐसी कौन सी उसकी क्वालिटीज हैं, ऐसी कौन सी उसमें श्रेष्ठता है जो उसको और उसकी संतान को ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगी। व्यक्ति को जब अपनी कमी और अच्छाइयों का पता लग जाएगा तो अवश्य ही वह व्यक्ति अच्छाई की ओर, अपनी संतान के भविष्य को उजाले की ओर ले जाने का प्रयत्न करेगा। तब भगवान भी उसका साथ देंगे, उनकी पूजा फलित होगी। किंतु पूजा करने के उपरांत आपके ग्रह दोषों के कारण जो कमी आप में व्याप्त हुई, आप उसे दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, मात्र पूजा पे ही निर्भर रह जाएंगे, तो भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो यह एक मेरा छोटा सा प्रयत्न था कि आपको ज्योतिष और कर्मों का और कुंडली का क्या सामंजस्य है यह स्थापित करके दिखा सकूं। हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की वास्तविक कुंडली और वास्तविक लोगों के जीवन के द्वारा हम आपको दिशा दिखाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। आपसे यदि आप मेरे इस उद्देश्य में कि ज्योतिष का ठीक से इस्तेमाल किस तरह किया जाए, मात्र पूजा पर निर्भर ना हो, अपनी कमियों और क्वालिटीज को जानकर अच्छाई की दिशा में चलें, जिससे भगवान भी आपका साथ दे सके, इस उद्देश्य में आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा एहसास होता है शायद ये मैं ठीक दिशा में नहीं जा रहा हूं। आपका एक लाइक करना और शेयर करना मेरे उत्साह में वृद्धि करेगा और मैं दिशा दिखाने के इस पथ पर अग्रसर हो पाऊंगा। आप भी यदि अपनी कुंडली को इस प्रकार से ट्रैक करना चाहते हैं कि क्या कमियां हैं और क्या खासियत है, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, तो आप अवश्य ही अपना ज्योतिष कुंडली विश्लेषण करवाइए। बारिश होने से पहले छतरी खरीदना बहुत बेहतर रहता है, किंतु आप भीग जाते हैं, उसके उपरांत आप छतरी खरीद रहे हैं तो वे उतनी प्रभावकारी नहीं रहती। जय श्री कृष्णा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।